दोस्तों, हर साल लॉस वेगस में हैकरों का जमावड़ा लगता है। उनकी निगरानी अमेरिकन साइबर एक्सपर्ट करते हैं और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हैकर्स का दिमाग कैसे काम करता है और वो बड़े बड़े ऑपरेशंस को कैसे अंजाम देते हैं। 2018 में जब ये हैकर्स की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी वक्त हैकर्स ने एक पुणे बेस्ड इंडियन बैंक पर साइबर अटैक करके तकरीबन $3 करोड़ की रकम उड़ा दी थी। दुनिया भर में हर वक्त सरकारी बैंकों से लेकर निजी कंपनियों तक और आम लोगों पर भी साइबर अटैक होते रहते हैं। इन सभी साइबर अटैक्स में से ज़्यादातर अटैक्स हैकर्स के वेल ट्रेन्ड ग्रुप्स द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, आज के समय में आपको किसी भी बैंक को लूटने के लिए हथियार या फिर नकाब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली एक कंप्यूटर के सामने बैठकर भी किसी भी देश के बैंकों को अरबों की चपत लगा सकते हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है। आपके बैंक के खातों से लेकर आपकी लोकेशन तक सब डिजिटली ट्रैक किया जा सकता है और इसे कैसे हैक करना है, हैक करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बखूबी जानती है। इसीलिए दुनिया भर के बड़े बड़े देशों ने अपने पास हैकर्स की एक बड़ी फ़ौज बना कर रखी हुई है। आज इस वीडियो में हम भी कुछ ऐसे ख़तरनाक हैकर्स और उनके कारनामों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हैकिंग के स्वर्ग कहे जाने वाले रशिया से। 1990 के दशक में सोवियत यूनियन के टूटने पर रशिया के कुछ कंप्यूटर एक्सपर्ट बेरोज़गार हो गए थे। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्रोग्रामर और मैथमेटिशियन थे। इनके पास कंप्यूटर तो था पर काम नहीं था। अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए इन्होंने इंटरनेट की दुनिया खंगालनी शुरू कर दी। उस वक्त साइबर सिक्योरिटी को लेकर आम लोगों में इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। रूस के इन हैकरों ने दूसरे देशों के बैंकों और निजी कंपनियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। उस समय के हैकर्स अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझते थे। वो अपनी कामयाबी न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स को बताया करते थे। रूस की खुफिया एजेंसी FSS को इन हैकर्स के बारे में सब मालूम था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सरकार को इन हैकर्स की करतूतों से कोई नाराज़गी नहीं थी, बल्कि सरकार तो इन हैकर्स का फ़ायदा उठाना चाहती थी। रूसी सरकार ने अपने दुश्मन देशों पर नज़र रखने और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इन हैकर्स की मदद लेनी शुरू कर दी। लेकिन फिर रूसी सरकार को लगा कि वो कब तक इन फ्रीलांसर हैकर्स पर भरोसा करे। इससे तो अच्छा ये होगा कि वो अपनी ही एक हैकर्स आर्मी तैयार करे। और आज के समय में रूस के पास हैकर्स की एक सबसे ताकतवर और बड़ी आर्मी मौजूद है। रूसी हैकरों ने वाइट हाउस पर भी कई बार साइबर हमले किए हैं। नाटो और पश्चिमी देशों के मीडिया नेटवर्क्स भी इन रूसी हैकरों के निशाने पर रहते हैं। रूस से होने वाले साइबर हमलों में से एक ख़ास ग्रुप का नाम हमेशा सामने आता है, जिस ग्रुप का नाम है फैंसी बियर। माना जाता है कि इस ग्रुप को रशिया की मिलिट्री ही चलाती है। इस ग्रुप पर एक आरोप है कि इसने पिछले अमेरिकी चुनाव में दखल अंदाजी की थी। कुछ जानकार मानते हैं कि रूस साइबर हमले करके दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो साइबर की इस दुनिया का बादशाह है। 90 के दशक में हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स से प्रभावित होकर जिन रूसी साइबर इंजीनियर्स ने हैकिंग की बुनियाद रखी थी, वो आज बहुत फल फूल रहा है। बहुत से हैकर रशिया के लिए काम करते हैं, मगर रूस इसमें अकेला नहीं है। ईरान के पास भी एक हैकर्स की सेना मौजूद है। ईरान हैकिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। 1990 के दशक में ही इंटरनेट के आते ही ईरान ने अपने लोगों को साइबर हमलों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। ईरान जैसे देशों में मीडिया सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों का एक बड़ा मंच होता है। सरकार इनकी निगरानी करती है।
ईरान में सरकार इन हैकरों का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ बोल रहे लोगों को चुप कराने के लिए किया करती है। 2009 में जब ईरान में सरकार के खिलाफ विद्रोह हो रहा था, तब इन हैकर्स ने सरकार के लिए ये पता लगाया कि इन विद्रोह के पीछे किसका हाथ है। बाद में उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। यानी कि साइबर की ताकत से ईरान ने अपने देश में हो रहे विद्रोह को शांत कर दिया था। ईरान के पास रशिया जैसी बड़ी हैकर्स आर्मी तो नहीं है, पर ईरानी हैकर्स ट्विटर जैसी बड़ी सोशल मीडिया को भी परेशान करने की हिम्मत रखती है। जानकार मानते हैं कि ईरान की साइबर सेना को ईरान की खुफिया फोर्स ही चलाती है। ईरान में एक से एक इंजीनियर्स, साइंटिस्ट पैदा होते हैं, पर दिक्कत ये है कि वो पढ़ाई पूरी होने पर अमेरिका या और पश्चिमी देशों में चले जाते हैं, तो ईरान को बचे कुचे लोगों से ही काम चलाना पड़ता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए ईरान फ्रीलांसर हैकर्स को भी हायर करती है। ईरान खुद भी इन साइबर हमलों के निशाने पर रहता है, खासकर अमेरिका और इजराइल के। 2012 में हुए ईरान पर एक बड़े साइबर हमले में उसकी हार्ड ड्राइव से डाटा उड़ा दिया गया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट डाटा था। ईरान पर हुए इस हमले में अमेरिका और इजराइल का हाथ माना जाता है। ईरान ने इस हमले से सबक लेकर अपने दुश्मन देश सऊदी पर एक बड़ा साइबर हमला किया था। ईरान के हैकर्स ने सऊदी के तकरीबन 30,000 कंप्यूटर्स का डाटा चुरा लिया था। आज हैकर्स ने अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला दिया है। हर एक देश के पास आज हैकर्स की फ़ौज मौजूद है। किसी देश में हैकर्स सरकार के लिए काम करते हैं और किसी देश में सरकार के खिलाफ। एक देश ऐसा भी है जहां साइबर हैकिंग पूरी तरह सरकारी है और लीगल भी। उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में हैकर्स की सेना को चलाती है वहां की खुफिया एजेंसी RGB। नॉर्थ कोरिया में 13-14 की उम्र से ही बच्चों को नेटवर्किंग और साइबर हैकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। बेस्ट स्टूडेंट्स को वहाँ की खुफिया एजेंसी RGB अपने में शामिल कर लेती है। नॉर्थ कोरिया के बच्चे आगे जाकर या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनते हैं या फिर हैकर्स। नॉर्थ कोरिया अपने कुछ स्टूडेंट को IT की स्टडी के लिए चाइना भी भेजती है, ताकि वो साइबर वर्ल्ड को अच्छे से समझ सके और देश के काम आ सके। इनमें से कुछ बच्चे चाइना या फिर किसी और देश में ही रुक जाते हैं और वहाँ से ही अपने देश नॉर्थ कोरिया के लिए काम करते हैं। उनका मकसद कमाई करके अपने देश नॉर्थ कोरिया को पैसा भेजना होता है। नॉर्थ कोरिया की सरकार इन हैकरों को 80,000 से $1,00,000 तक की सैलरी पर मंथ देती है। जानकार मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के तकरीबन 2,000 से 3,000 हैकर्स फ्रीलांसर का काम करते हैं, जिनके निशाने पर क्रेडिट कार्ड्स और बैंक के अकाउंट्स होते हैं, ताकि अच्छी कमाई की जा सके और नॉर्थ कोरिया को विदेशी मुद्रा भेजी जा सके। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स कई देशों पर साइबर हमले कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हैकिंग की बात हो रही हो और चाइना का नाम ना ले, ये तो नाइंसाफ़ी ही होगी। एक स्टडी के अनुसार चाइना में हैकर्स की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में 41% साइबर हमले चाइना से ही किए जाते हैं। पुणे बेस बैंक पर साइबर हमले की बात हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। उस हमले के पीछे भी चाइनीज़ हैकर्स का हाथ था। चीनी हैकर्स भारत सरकार की गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही विभागों के पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि चाइनीज़ हैकर्स ने दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को भी निशाना बनाया है। हैकर्स सिस्टम में घुसने के लिए कुछ खास टूल्स और मालवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये हैकर्स
सबसे पहले सिस्टम के बाहरी हिस्से को हैक करते हैं और उसके बाद मालवेयर और टूल्स की मदद से अपना पूरा काम कर जाते हैं। ये हैकर्स इम्पोर्टेंट जानकारी चुराने के साथ साथ सिस्टम भी ख़राब कर देते हैं। दोस्तों, आज के समय में साइबर अंडरवर्ल्ड खूब फल फूल रहा है। आज साइबर हैकिंग का साम्राज्य बढ़कर अरबों रुपए का हो गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स ग्रुप की, जिसका नाम है एनोनिमस। और इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इस ग्रुप ने कई बार हैकिंग के ज़रिए सरकारों को भी सबक सिखाया है। जब ईरान के नेता मोहम्मद साल 2009 में दोबारा चुनाव लड़ रहे थे, तो सरकार ने अपोजिशन के मीडिया चैनल और इंटरनेट को बंद कर दिया था। ईरानी लोगों के लिए ये फ्रीडम और स्पीच का उल्लंघन था। तब एनोनिमस ने इंटरनेट को ईरान में अपने दम पर दोबारा शुरू किया था। पेरिस हमले के तुरंत बाद इस ग्रुप ने ISI पर ऑनलाइन वॉर की घोषणा कर दी थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ ही दिनों में ISI के 2000 से भी ज़्यादा पेजेस और अकाउंट्स बंद कर दिए थे। ही नहीं, 2013 में नॉर्थ कोरिया की मिसाइल परीक्षण को रोकने के लिए इन्होंने सरकार की बेहद इम्पोर्टेंट वेबसाइट को हैक कर लिया था, जो कि नॉर्थ कोरिया की बहुत इम्पोर्टेंट वेबसाइट थी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।